बच्चों अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है वो हमारा टोटल 21 मार्क्स कंटेन करके रखता है। टोटल 21 मार्क्स में हम इसके एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑफ 3 मार्क्स। ओके, नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, राइट केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन और कन्वर्जन रिएक्शंस। फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन इज फिनॉल फ्रॉम benzene sulfonic acid. You have to derive phenol from benzene sulfonic acid. So first we have to write the formula of benzene sulfonic acid. Now we are treating it with NaOH, aqueous NaOH के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से H2O का रिलीज, H2O रिलीज हो जाता है एंड द सोडियम आयन इज हियर। तो सोडियम सल्फोनेट यहाँ पर फॉर्म होता है। बाद में NaOH के साथ ही इसकी 300 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस पर रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो SO3 में से SO2 गैस बाहर निकल जाती है और ONA सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ में फिनॉल के ऊपर जुड़ा सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनॉल जो अपना बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जब ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज के साथ तो वो क्या कहलाता है? फिनॉक्साइड। और उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने सोडियम लगाया हुआ है, सो इट इज सोडियम फिनॉक्साइड। बाद में दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ HCl टू गिव्स फिनॉल। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन है इससे आप सल्फोनिक एसिड यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। द सेकेंड रिएक्शन इज इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन से आपको इथाइल अल्कोहल बनानी है और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो कैसे होता है कि आपको इथाइल अमाइन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। इसमें क्या होता है बच्चे देखिएगा C2H5NH2 ऐसे मैं लिख देती हूँ। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ में करवानी है? नाइट्रस एसिड के साथ में। तो नाइट्रस एसिड में से क्या होगा? N2 तो यहाँ से अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड O इधर और मैं OH इधर लगा देती हूँ। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से H2O N2 एंड इथाइल अल्कोहल का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल N2 एंड H2O आर फॉर्म्ड। सो सिंपल नाइट्रस एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। डाई इथाइल ईथर यानी कि सिमेट्रिक ईथर आपको बनाना है डाई इथाइल ईथर बनाना है इथाइल अल्कोहल से। तो आपको क्या लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लेने पड़ेंगे, है ना। तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे। कैसे होगा देखिए, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आर टेकन। अब यहाँ से 2 मोल अगर आपने इथाइल अल्कोहल के लिए बच्चे C2H5H प्लस अब इधर वाले C2H5OH को मैं ऐसे लिख देती हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर हम कोई ऐसा कंपाउंड डाल देंगे जो यहाँ से वाटर रिलीज करवाता होगा। एंड हु इज द थर्स्टी ऑफ केमिस्ट्री? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में व्हेन वी ट्रीट 2 moles of C2H5OH finds C2H5O C2H5 which is a symmetric ether like this, ठीक है, and H2O। या फिर इसके अलावा भी आपको कोई और मेथड आती तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो कंटेन्स 3 मैक्सिमम मार्क्स। ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 आस्क? कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है, उनको आपको बैलेंस भी करना है, साथ में कंप्लीट भी करना है। अब देखो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ना, इनका मेन फंडा जो है वो मैं यहाँ से बताती हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप खुद भी इसको जो है बैलेंस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, ठीक है, फेरस सल्फेट दिया हुआ है और H2SO4 दिया हुआ है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड होगी। मेटल्स कौन कौन सी मिल रही हैं आपको? पोटेशियम, क्रोमियम एंड फेरस, ठीक है, Fe2+। अब आपने क्या करना है? आपने करना है पहले तो क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने यहाँ से फाइंड करना है। तो 2 + 2x - 14
इज इक्वल टू x बराबर +6। तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 3 है ना, एक x 2x जो है वो 6 आ जाएगा। तो भाई यहाँ से जो क्रोमियम है उसके चार्ज को आप फाइंड कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि इस पर कितना चार्ज आ रहा है। अब आपने क्या करना है, पोटेशियम का भी, आयरन का भी और क्रोमियम का भी सल्फेट बना लेना है। क्या बना लेना है, सल्फेट बना लेना है। तो यहाँ से पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्रोमियम सल्फेट CrSO4 का होल थ्राइस, ये लो Cr2SO4 होल थ्राइस, और आयरन सल्फेट बना लेना है FeSO4 फेरस सल्फेट। और यहाँ से देखो H2 दिखाई दे रहा है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगी, H2O बना दूंगी। तो यहाँ पर जो आपने रिएक्शन है उसको तो कंप्लीट कर लिया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इधर की तरफ के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स है उनको रिएक्टेंट के साथ में इक्वेट कर सकते हो। बैलेंस रिएक्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी इसकी। देखिए ये रही K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 H2SO4 gives K2SO4 Cr2SO4 whole thrice of Fe2SO4 whole thrice and 7 H2O। तो आपने देखा कि पोटेशियम का, आयरन का और पोटेशियम का, क्रोमियम का और आयरन का यहाँ पर क्या बन चुका है, सल्फेट बन चुका है और बाद में इक्वेशन को इक्वेट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप देखो पोटेशियम दिखाई दे रहा है, मैंगनीज दिखाई दे रहा है, KMnO4 दिखाई दे रहा है, इधर पोटेशियम और आयोडीन नजर आ रहा है और इधर H2SO4 नजर आ रहा है। तो H2SO4 का जो सल्फेट है ना, ये पोटेशियम के साथ में, मैंगनीज के साथ में सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और आयोडीन गैस यहाँ से निकलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, K2SO4 डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू MnSO4 और यहाँ से निकलेगी आयोडीन और H2O। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाले हैं। बैलेंस कैसे करोगे आप देख लीजिए, KMnO4 10 Ki H2SO4 gives 6 K2SO4 twice of MnSO4 8 H2O and 5 आयोडीन। तो आपको पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, उसका आइडिया आप H2SO4 के साथ में, भाई एक का एनायन एक का कैटायन, डिस्प्लेसमेंट मेथड में तो यही होता है ना कि एक मॉलिक्यूल का कैटायन दूसरे मॉलिक्यूल के एनायन के साथ में मिक्स हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट या कंपाउंड कर देता है। तो आपको यही करना है, एक बार एक आइडिया लगा लेना है, बाद में उसको इक्वेट करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो हम छोटी क्लासेस में सीखते थे, बस उसी से हम काम कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसी का सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन pH ऑफ द सॉल्यूशन। K2S पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में येलो और ऑरेंज कलर देते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि भाई आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन है उसका कलर pH पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं इसका आंसर। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को बेस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्चुअली बेटे खुद ऑरेंज कलर का होता है और जब आप इसको बेस के साथ में ट्रीट करवाते हैं ना तो ये येलो कलर का पोटेशियम क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, बाद में अगर आपने इसको पोटेशियम क्रोमेट को जो कि खुद येलो कलर का होता है, इसमें अगर आपने एसिड डाल दिया इसी में आपने अगर एसिड डाल दिया तो ये वापस से ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो खुद ऑरेंज कलर का है, अगर उसमें आपने बेस डाल दिया तो वो येलो कलर का हो जाएगा और उसी सॉल्यूशन में अगर आपने वापस से एसिड डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर से ऑरेंज कलर अपीयर कर लेगा और पोटेशियम सल्फेट यहाँ से अलग हो जाएगा। या फिर आप देखिए इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो आप वो जैसे यहाँ पर अभी रिएक्शन बना करके सॉल्व किया गया है, या तो आप अपना आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। नहीं, अगर आपको ये रिएक्शंस आती हैं तो आप इस तरीके से इसको सब्जेक्टिव वे में लिख करके भी सॉल्व करके और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, द डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट pH 4।
डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम में होते हैं कब? जब उनका पीएच, जब उनके सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कैसा होता है? 4 है, तब वो दोनों आयन, कौन कौन से? डाइक्रोमेट और क्रोमेट, दोनों आयन कैसे होते हैं बेटे? इक्विलिब्रियम में होते हैं। बट जब अल्कलाई, अल्कलाई मतलब कोई बेस जब ऐड किया जाता है तो पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब पीएच की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो K2Cr2O7 सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, यानी कि डाइक्रोमेट जो है अभी वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होने लगता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, तो इसलिए वो ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। When acid is added, the pH will decreases and the solution will change from yellow to orange। यानी कि अगर इस सॉल्यूशन में pH अगर 4 था तो यहाँ पर कोई कलर नहीं था, बट जैसे ही pH को आपने बढ़ा दिया by adding the base, dichromate ion converts into the chromate ion and the color changes from orange to yellow। Okay, after that if you are adding acid in such a solution, then the value of pH will decreases and the color of the solution also changes from yellow to orange and the chromate ion converts into dichromate ion in presence of acid। Clear? Next question, question number 14। question number 14 जो है वो भी 3 नंबर का है मैक्सिमम, और इसके 3 पार्ट्स हैं, देख लीजिए। Now you have to write the structural formula of the major product formed in each of the following reactions। Write the structural formula when C6H5ONa reacts with C2H5Cl। तो देखिए ये Na इस Cl के साथ में हवा हो जाएगा और यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए C2H5NH2 इथाइल अमाइड जो है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में साइनाइड बनाया था, याद आ रहा है, और CH3CH2Cl Na के साथ में रिएक्ट करेगा तो Na और Cl बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन की जगह पर आ जाएगी आयोडीन। तो ये कौन सी वाली रिएक्शन है ज़रा बताइए? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो देखते हैं इसके मेजर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। C6H5ONa और C2H5Cl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये C6H5 होना चाहिए ना, C6H5 होना चाहिए, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, गलत आंसर दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए ऐसे C6H5O C2H5 के साथ में मिक्स होकर के ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर देने वाला है। तो या तो यहाँ पर करेक्शन होंगे या आंसर में करेक्शन होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो रिएक्शन है इसमें साइनाइड का आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। देख लीजिए हमने पहले भी ये वाली रिएक्शन की हुई है, याद आ रहा है कुछ पहले वाले क्वेश्चंस में, और यहाँ पर सीधा सीधा आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which vitamin deficiency is responsible for xerophthalmia and night blindness? Due to the deficiency of vitamin A हमें कौन कौन से डिजीजेस हो जाते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है बेटे। तो यहाँ पर विटामिन ए आपका आंसर होना चाहिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? देखो लैक्टोज जो है वो 2 तरह की मोनोमर यूनिट से मिलकर के बनता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद में लैक्टोज जो है वो 1 यूनिट ग्लूकोज की देता है और 1 यूनिट गैलेक्टोज की देता है। उस गैलेक्टोज की वजह से इसका नाम क्या है? लैक्टोज। From when grapes are placed in a salt solution, they tend to shrink. What happens to the grapes? The concentration of salt solution is greater than the concentration of grape solution, so that the solvent from grape जो है वो बाहर आता है और जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें एज अ सॉल्वेंट बिहेव करने लगता है, सो दैट ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस ग्रेप विल श्रिंक। ओके, इसके आंसर्स देखते हैं। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ लैक्टोज and salt solution is hypertonic solution as compared to grapes, hence exosmosis takes place and the grapes tend to shrink. Okay,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है क्योंकि ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 16 वाला। A 0.01 m solution of NaCl is diluted by adding water. What will happen to its specific conductivity and molar conductivity? First of all, you have to know about the specific conductivity and molar conductivity. What is specific conductivity? Specific conductivity is a conductivity of a solution having a unit volume of a solution. ओके अब यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हमने बात की और इसमें अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो हो सकता है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जो है वो 8 या 10 थे, 10 मान लीजिए, है ना, 10 आयंस आर देयर इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सच अ सॉल्यूशन। क्लियर? आफ्टर डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया विल डिक्रीजेस ना, so the number of ion per unit area will decrease, so the specific conductivity decreases as the dilution increases, and the molar conductivity is inverse of the specific conductivity, so the molar conductivity increases। क्योंकि molar conductivity क्या है? molar conductivity is a conductivity of 1 mole solution, है ना, 1 mole, when 1 mole of an electrolyte is dissolved in 1 liter of a solution, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, आयंस जो है वो ज़्यादा फ्री होंगे मूव करने के लिए, सो दैट दे कैन इजीली माइग्रेट टुवर्ड द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो ये यहाँ पर फर्क हो जाएगा। इज इट सेफ to stir 1 m AgNO3 solution with a copper spoon? Explain. Now E naught of Cu2 plus to Cu is given and Ag plus and Ag is ऑल्सो गिवन। तो पहले आप जो है यहाँ पर से ई सेल का वैल्यू फाइंड करेंगे, और नहीं तो हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो लिथियम से शुरू होकर के फ्लोरीन पर ख़त्म होती है बच्चे, उसमें जो पहले आने वाली मेटल्स है ना वो बाद वाली मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती है उनके सॉल्ट में से। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए, तब आप इसका आंसर दे पाओगे। 2 मेटल्स A and B हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज -2.37 वोल्ट्स एंड प्लस 0.80 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। ए के लिए -2.37 वैल्यू है और बी के लिए ये वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट्स। विच ऑफ दीज विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब वही आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात दी हुई है जिसके लिए जो आपका पोटेंशियल वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि कौन मेटल हाइड्रोजन देगी और कौन मेटल हाइड्रोजन नहीं देगी। तो देखते हैं इसका आंसर। अपॉन डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज एंड मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। बट मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस जो है अपोजिटली चार्ज आयंस से ज़्यादा अलग होने लगेंगे और माइग्रेट करने लगेंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, सो दैट द मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। नाउ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कॉपर और सिल्वर की अगर रिएक्शन करवाई जाए तो देख लीजिए कि कैथोड आपने किसका लिया है, कॉपर का, इसका कितना है पोटेंशियल वैल्यू 0.80। एनोड आपने लिया है कॉपर का सिल्वर का, तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी थी 0.34, सो दैट ई नॉट सेल विल बी 0.46। सो कॉपर स्पून जो है विल डिजॉल्व इन 1 m AgNO3 सॉल्यूशन, क्योंकि क्या होगा कि ये कॉपर जो है अगर आपने AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दिया तो सिल्वर जो है इस कॉपर को मतलब इट इज़ नॉट सेफ, है ना, कॉपर स्पून जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, डिज़ोल्व हो जाएगी यानी कि वो एनोड की तरफ चढ़ने लगेगी। सो टू स्टर इट इज़ नॉट सेफ टू स्टर 1 m AgNO3 सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। आपको कोई और मेटल लेनी पड़ेगी। नाउ
मेटल ए विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले जितने भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, और नीचे आने वाले जो भी मेटल्स हैं उनमें से कौन सा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ये आपको अच्छे से मालूम है। इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लिथियम से अगर फ्लोरीन की तरफ पढ़ रहे हो तो मैं बात यहाँ पर उसकी कर रही हूँ, मैं फ्लोरीन से लिथियम की तरफ वाले की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो लिथियम से शुरू होती है और फ्लोरीन पे ख़त्म होती है, इस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसी का ऑप्शन एक और है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ई सेल एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको एक सेल रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए आपको ई सेल भी निकालना है और डेल्टा जी भी फाइंड करना है। तो आपको सिंपल पहले तो इस इक्वेशन को सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यानी कि जिंक प्लस CD2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस एंड CD, और कैडमियम आयन की और जिंक आयन की कंसंट्रेशंस यहाँ पर दी हुई है, और जिंक के लिए भी E0 की वैल्यू दी हुई है, कैडमियम के लिए भी E0 की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए जिंक 2 प्लस से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज गिवन एंड ऑल्सो कैडमियम का भी क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो E0 सेल का फॉर्मूला आप रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और E0 सेल का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि E0 सेल जो होता है वो क्या होता है भाई, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आप चाहें तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो E0 ऑफ एनोड, है ना, प्लस E0 ऑफ कैथोड। अब एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो आप जो है यहाँ पर इसको, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसको प्लस में ले लीजिए, और कैडमियम का जो है वो रिडक्शन होता है तो यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल रख दीजिए। दोनों को कैलकुलेट करके E0 सेल जो है आपका फाइंड हो जाएगा। E0 सेल फाइंड करने के बाद में आप डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपको 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलॉम्स दे रखी है, आर की जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट की वो दे रखी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और दूसरा इसका पार्ट है, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक to deposit 1 gram of chromium when a current of 1.25 ampere flows through a solution of chromium. First you have to find out the चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है तो 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 96500 होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने चार्ज निकाल लिया, और चार्ज निकालने के बाद में Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि I की वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम आपने निकालना है, Q की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो देखते हैं इनके आंसर्स। पहले वाले का आंसर ये रहा, ये आपको रिएक्शन दी हुई थी, रिएक्शन नहीं दी हुई थी, ये आपने सेल इक्वेशन से सेल रिएक्शन का फॉर्मेशन कर लिया है। सेल रिएक्शन का फॉर्मेशन करने के बाद में आपने इसके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू भी देख ली है। रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू देखने के बाद में आपने फॉर्मूला रख दिया है E0 सेल माइनस इज इक्वल टू E0 ऑफ अ कैथोड माइनस E0 ऑफ एन एनोड। तो यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखी है, इसलिए एनोड का जो है ना फॉर्मूला उसमें ये चेंज आ गया है। कैसे चेंज आता है, तीनों तरीके मैं बता चुकी हूँ बच्चों को, जब मैं पढ़ाती हूँ तब मैं ये सारे तीनों तरीके बताती हूँ कि ई सेल को फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं। ओके, सो दैट E0 ऑफ अ कैथोड की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, नेगेटिव में ही रखेंगे, और E0 ऑफ एन एनोड की जो वैल्यू है वो भी आप अब नेगेटिव में ही रखेंगे। बात वही हो जाएगी, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, और E0 ऑफ अ सेल का फॉर्मूला, E0 ऑफ अ सेल की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 0.36 वोल्ट्स। नाउ दिस E0 ऑफ अ सेल वैल्यू इज यूज्ड टू फाइंड द डेल्टा जी ऑफ अ reaction. So E cell will be equal to the E0 of a cell minus 0.591 upon 2 log base 10 the concentration of product upon concentration of reactant. So while putting the values of the concentrations हमें मिलेगा ये, और E0 of a cell हमने अभी फाइंड किया था, there are the difference of 2 electrons so that the value of N will be 2.
आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आंसर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको देखो 2 × 10⁻³ है यहाँ पर हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा -2.6990, और जब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो वी गेट 0.44 वोल्ट्स। अभी ये ई सेल है, वो हमने क्या निकाला था, ई नॉट ऑफ अ सेल निकाला था, अभी ई सेल हमने फाइंड किया है। नाउ अब ई सेल कितना आया, प्लस 0.44 वोल्ट। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हमने अब फाइंड करनी है बाय द फॉर्मूला -NFE, -N यानी कि -2 Farad मतलब 96500 and the value of E is 0.44 volts. So after putting the values we get 84920 joule, or you have to convert it into kilojoule, 84.92 kilojoule in negative. Okay, इस तरीके से आप डेल्टा जी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमियम। देखिए क्रोमियम पे 3+ चार्ज होता है, after gaining 3 electrons it will convert into Cr. Now what is the mass of chromium is 52 gram per mole. Okay, so 52 gram chromium requires the current of 3 moles यानी कि 3 × 96500 coulombs. अब 1 ग्राम अगर हमने फाइंड करना है तो we have to divide it by 52, तो 3 × 96500 upon 52, so we get the charge, कौन सा चार्ज, 1 ग्राम क्रोमियम फाइंड करने के दौरान हमें कितने चार्ज की जरूरत है, विच इज 5567.3 कूलम्स। नाउ बाय द फॉर्मूला Q = IT वी गेट द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड इज Q upon I। Q की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए 5567.3, टाइम I आपको दिया हुआ था 1.25। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 4453.8 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगेगा आपको 1 ग्राम क्रोमियम को प्राप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, वो भी 3 नंबर का ही है और उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, आप देख लीजिए। तो आप ना छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो ना, आप 1-1 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं उन पे ध्यान दिया करो, क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चंस मिलकर के ही एक बड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिला करके इस तरीके के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन करो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिए, 5 वाले में हो सकता है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन दिया जाए, तो छोटे वाले क्वेश्चन करने में ज़्यादा बेनिफिट है। द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स of a reaction is same as that of its rate of reaction। ऐसा तो ऐसा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो देख लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है, जितना रेट होती है उतना ही रेट कांस्टेंट होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर में तो अगर वो डबल किया तो वो 4 गुना ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो हमने पता लगाना है कि रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is same as that of a rate of a reaction। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट रिएक्शन जो है, रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो सिमिलर कब होती है, जब रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। गिव वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही टाइप के रिएक्टेंट पर डिपेंड करती हैं, है ना। ऐसी रिएक्शंस या ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करने वाली जो भी रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। बट ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपको 2 टाइप के रिएक्टेंट तो नज़र आएंगे, बट इसकी जो रेट है वो सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। यानी कि जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जैसे आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस देखा था, उसमें एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में सुक्रोज से आपने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाया था, है ना। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लैक्टोज के बारे में बात की थी, तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस आप करवाते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता था। तो जहां पर भी एक्सेस ऑफ वाटर आ जाए ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पर, वाटर भी क्या है, रिएक्टेंट का पार्ट है, तो वाटर की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो जाएगा तो आप जानते हो कि क्या होने वाला है, रिएक्शन जो है वो धीमी गति से होगी। सो पहले का आंसर क्या है, स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर पहले का आंसर है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा दो, या फिर आप RCOOR एस्टर है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो भी आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पर वाटर कैसा लिया गया है, एक्सिस में लिया गया है। और सरफेस एरिया अगर कम हो गया है तो रिएक्शन जो है वो भी धीरे धीरे होने लगेगी, सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। इसके बाद बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें आप देखिए, ओके, दो पार्ट्स है, अभी दो पार्ट्स है, बट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कितने मार्क्स का है, टोटल 3 मार्क्स का है ना। इसका मतलब दो पार्ट्स जो है वो 1.5 मार्क्स के होंगे। अभी 1.5 भी किस तरीके से डिवाइडेड है ये देखिए, आपको कंपाउंड A, B और C फाइंड करना है, यानी कि एक रिएक्शन दी हुई है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो हाफ मार्क इज फॉर फाइंडिंग A करेक्टली, हाफ मार्क इज फॉर B फाइंडिंग करेक्टली, एंड फॉर C ऑल्सो कंटेन्स हाफ मार्क। तो हर एक के लिए आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वही आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहला देखिए C6H5CONH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में और एक्वस KOH के साथ में करवानी है। बाद में जो भी बनेगा, मुझे पता है यहाँ पर क्या बनेगा, और आपको अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। एनिलीन बनने वाला है यहाँ से। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ आइस कोल्ड वाटर, यानी कि इन द टेम्परेचर ऑफ 0 to 5%, क्या मिलने वाला है, BDC मिलने वाला है। और BDC व्हेन रिएक्ट विथ Cu2Cl2 इट इज गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों एक जैसी रिएक्शन होती है, जिससे क्लोरो और ब्रोमो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर Cu2Cl2 है, सो दैट द क्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन होने के बाद में बनेगा BDC, BDC के बाद में बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगले वाले में साइनाइड की रिएक्शन आपको मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। 4 हाइड्रोजन जो हैं वो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से मिलते हैं। आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर मान सकते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो पहले तो आप इसको CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर HNO2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, और डार्जन्स प्रोसेस से आप आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखते हैं इसका आंसर। ये रहा इसका आंसर। पहले आप देखिए, आपको एनिलीन मिलेगा, देन फिर डाइएजोनियम क्लोराइड, और लास्ट में क्लोरोबेंजीन। अगली वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन साइनाइड से CH2NH2 है ना, 4 हाइड्रोजन है ना, बीच के दोनों हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH2NH2। बाद में इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई थी, HNO2 के साथ में। तो HNO2 के साथ में रिएक्ट करके ये जो है वही देखिए, ये बना CH3CH2NH2। और मैंने बताया था नाइट्रस एसिड के साथ में जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रस एसिड डबल बॉन्ड O और ये OH, बताइए अल्कोहल बन जाएगा। और ये अल्कोहल जो है डार्जन्स प्रोसेस के थ्रू CH3CH2OH, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर, क्लोरोईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और SO2 गैस यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को पूरा कर सकते हो, बशर्ते कि आपको नेम रिएक्शंस पता हो। नेम रिएक्शंस और BDC दो चीज़ें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाली जो भी रिएक्शंस है, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किन किन से बनता है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बनते हैं, खास ध्यान रखना। तो इसी के साथ में बच्चों हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये भी होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, बात करते हैं अब हम हमारे सेक्शन नंबर डी की, सेक्शन डी की। सेक्शन डी टोटल 15 मार्क्स ऑक्यूपाई करके चलता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अभी क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन गिव अ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको देनी है, यहाँ पर 3 पार्ट्स इसके हैं और टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ CH3MgBr ग्रिनियर रिएजेंट एंड देन हाइड्रोलाइज। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन ये है, प्रोपेनॉन को
ग्रिनियर रिएजेंट के साथ में। ग्रिनियर रिएजेंट एक ही टाइप की रिएक्शन करता है, देखिए कैसे। प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन है। अब आप देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होती है, मेटल होती है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। CH3 जो है इस कार्बन के साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में MgBr इस तरीके से अटैच हो जाएगा। बाद में इसका जब हाइड्रोलिसिस आप करवा देते हो तो H और OH यहाँ पर इस तरीके से लग जाता है और ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। MgBrOH जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब भी ग्रिनियर रीजन की रिएक्शन हो, रिएक्शन इसी तरीके से करवाइएगा। इसका नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट देख लीजिए और जिसके साथ में रिएक्शन हो रही है उसका नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट आप देख लीजिए, दोनों को जोड़ करके हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारोज रिएक्शन। फिर से नेम रिएक्शन आई है और मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने नेम रिएक्शंस पे ध्यान दे दिया, ऑर्गेनिक में आपको और कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जब आप करवाओगे तो ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। आपने कैनिज़ारो रिएक्शन करवानी यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट करवाना है तो HCOONA और CH3OH का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाओगे एंड द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज रिड्यूस्ड विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4। तो ये देख लीजिए थायोनिल क्लोराइड हमेशा क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो एसिटिक एसिड के साथ में थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हो जाएगी तो SO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और CO के साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो थायोनिल क्लोराइड, अब ये पैलेडियम और BaSO4 क्या काम करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने का काम करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ने का काम करते हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो एक HCl इधर से निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड में। तो ये थायोनिल क्लोराइड बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब आपको जो रिएक्शन करवाने वाले जो कंपाउंड्स हैं यानी कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। दूसरा आपको जो जैसे H2SO4 का फंक्शन, थायोनिल क्लोराइड का फंक्शन, अमाइन का फंक्शन, ये सब पता होने चाहिए। नेक्स्ट है एन एरोमेटिक कंपाउंड A गिव्स अ बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विथ FeCl3 सॉल्यूशन। कंपाउंड A रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड, वही SO2Cl2 to give compound B, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, है ना, which on reacting with ammonia followed by heating gives compound C। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन हो रही है तो कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है। अभी कार्बोनिल क्लोराइड COCl बन रहा है, वो अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा HCl ले जाएगा और CONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो अमाइड जो है ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन KOH फॉर्म्स D with formula C6H7N and has a characteristic order। characteristic order किसकी होती है, आप बहुत अच्छी तरीके से अब यहाँ समझ गए होंगे। Identify the compound A, B, C and D। तो देखते हैं इसका आंसर, बहुत सारा तो मैंने यही बता दिया आपको। तो पहला है आपका एसिड, और क्योंकि वो बोल रहा है एरोमेटिक तो ये होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा, SO2 बाहर निकलेगा, देख लीजिए इस तरीके से, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ में HCl अलग, SO2 अलग, COCl बन गया। बाद में ये अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा, बेंजील क्लोराइड अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा तो NH2 इधर और एक H इधर, तो HCl बाहर निकल जाएगा और बेंजामाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। बेंजामाइड जो है वो KOH के साथ में रिएक्शन करेगा और एनिलीन का यहाँ से फॉर्मेशन करेगा। आगे इस रिएक्शन को और भी बढ़ाया जा सकता है कि सोचो आपको ये बोल दिया जाए कि D जो है बाद में NaNO2 और HCl के साथ में इन आइस कोल्ड वाटर रिएक्ट करे तो ये E देगा, और वो E क्या होगा आपको पता है ना, क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो बाद में Hg2I2 के साथ में अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी और क्या फॉर्मेशन होगा, वो वहां पर F दे सकता है, या फिर गैटरमैन रिएक्शन या फिर सैंडमेयर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन वो दे सकता है। Cu प्लस HCl अगर आपको दे दिया तो आपको पता है ना फ्लो F क्या बनने वाला है। तो इस तरीके से आप खुद भी क्वेश्चंस बना करके और रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री के साथ में
खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी 5 मार्क्स का है और इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, देख लीजिए। तो an aqueous solution contains 0.63 grams of protein in 300 centimeters cube of water। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अ सॉल्यूट दिया हुआ है यहाँ पर और वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है, इज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, आप यहाँ से पाई वाला जो फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल टू ICRT, ICRT, इस फॉर्मूला से आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। बट मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो PV इज इक्वल टू NRT, आपने देखी है रिएक्शन, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस को हम क्या मान लेते हैं, एज ए गैसियस सॉल्यूशंस मानते हुए हम इसको कैसे चेंज करते हैं, पाई V इज इक्वल टू I की जगह NRT है ना, C की जगह पर NRT, तो C क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये RT, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट का मतलब है गिवन मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। फर्दर इसको और आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, पाई V इज इक्वल टू I गिवन मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम RT। बाद में वैल्यूज रख करके आपको इस मॉलिक्यूलर मास का जो मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देख लीजिए कैसे, आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ अ सॉल्यूट इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, या फिर इसको 0.3 लीटर्स भी आप लिख सकते हो, और R की वैल्यू दी हुई है, रेट गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर दिया हुआ है और पाई की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला को वैसे ही से चेंज कर दिया, पाई V इज इक्वल टू W अपॉन MRT, I की वैल्यू, क्योंकि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो I वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। ओके, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू रख दीजिए आप 0.3 लीटर्स, अमाउंट इन ग्राम्स दिया हुआ था 0.63, मास आपने फाइंड करना है, R की वैल्यू और T की वैल्यू रख दीजिए। बाद में फॉर्मूले को इंटरचेंज करके आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं एंड वी गेट द मास विच इज 40,095.35 ग्राम पर मोल, क्योंकि प्रोटीन है ना, मैक्रोमोलिक्यूल है तो इतना सारा मास आएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, what mass of ethylene glycol must be added to 5.50 kilograms of water to lower the freezing point of water। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर करना है, यानी कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अभी KF की वैल्यू भी दी हुई है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है इसको आप बड़ा करके लिख देंगे कैसे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इनटू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में ही दिया हुआ है तो आप इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 5.5 किलोग्राम्स, या फिर आप इसको 5500 ग्राम्स भी कन्वर्ट कर सकते हो। डेल्टा TF की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस दे रखी थी, क्योंकि 0 - 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा हुआ था डेल्टा TF की वैल्यू। KF की जो वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी हुई है, और मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 62.0 ग्राम मोल इनवर्स। सो बाय पुटिंग द फॉर्मूला को यहाँ इंटरचेंज कर दिया है, और क्योंकि ग्राम्स में कन्वर्ट किया था इसलिए 1000 भी लगा दिया है। वाइल पुटिंग द वैल्यूज पुट करने के बाद में 62 इंटू 10 इंटू 5500 अपॉन 1000 इंटू 1.86, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 1833 ग्राम्स, और अगर आप इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो देन यू गेट 1.833 किलोग्राम्स। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये रहा लास्ट, क्यों भैया सेकेंड लास्ट। आउटर हार्ड शेल्स of 2 eggs
आर रिमूव्ड, ऊपर की जो कवरिंग है शेल की वो हटा दी है. वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड and the other egg is placed in pure water. What change will be observed and why? तो देख लीजिए, आपको 2 अंडे दिए, अंडे का आउटर मोस्ट जो कवर है, हार्ड कवर जो है वो हटा दिया. इसका मतलब अब जो है वो क्या बची है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बची है. अगर आपने एग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में डाल दिया तो ये श्रिंक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस है वो होने लगेगा, क्योंकि कौन देखना पड़ेगा आपकी कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है और कौन सा कम कंसंट्रेशन वाला है, यानी कि हाइपरटोनिक कौन है और हाइपोटोनिक कौन सा है. और प्योर वाटर के अंदर आपने रख दिया तो प्योर वाटर जो है वो अंदर घुस जाएगा और एग जो है वो स्वलन अप हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि एग के अंदर वाला जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यानी कि एग जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और प्योर वाटर हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा. सो ड्यू टू एंडोस्मोसिस एग विल स्वलन अप. तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा. इन प्योर वाटर द एग विल स्वेल और increase in size due to endosmosis, whereas in saturated solution सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, so the egg will shrink up due to the exosmosis. क्लियर? और अब लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है वो है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर. अज्यूम दैट K2SO4 इज कंप्लीटली आयनाइज्ड. देख लीजिए, K2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछ रहे हैं. क्या क्या मिलेगा इसको तोड़ने पर? 2 तो पोटेशियम आयन मिलेंगे और 1 सल्फेट आयन मिलेगा SO4 2 माइनस. तो कितने टोटल आयन्स मिले? 2 + 1 3. बस यही इसका आंसर है. ठीक है, तो आंसर ये रहा जी, K2SO4 जो है 2K प्लस और SO4 2 माइनस में टूट रहा है. सो द वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू इज 3, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 आयन्स मिल रहे हैं टोटल. सो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट होता है. बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है खास बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. आंसर द फॉलोइंग. 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन मुझे 1-1 नंबर का नजर आ रहा है और डी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3, इसको देख करके तो मुझे वो वर्नर्स थ्योरी याद आ रही है. क्या आपको आई? इज मिक्स्ड विथ AgNO3. बिल्कुल वर्नर थ्योरी से ही क्वेश्चन है. सॉल्यूशन, 3 मोल्स ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल. 3 मोल ऑफ AgCl, यानी कि Cl जो है वो काउंटर आयन का पार्ट है, आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड. राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. क्योंकि देखो रिएक्शन जब भी होगी तो जो आउटर मोस्ट जो आयन होगा केवल वही टूटेगा ना. जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक काउंटर आयन होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है. कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी आयन्स है वो सभी या लिगेंड्स जो है वो अपने अलग अलग नहीं होते हैं, बट जो भी काउंटर आयन है वो तो बाहर होता है और वो रिएक्ट करता है. तो अगर तीनों Cl बाहर हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा CONH3 का होल 6 बनेगा. तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसका आंसर, ये रहा. देख लीजिए, सारे के सारे NH3 अंदर है, तीनों Cl बाहर हैं. तीनों Cl अगर बाहर हैं तो काउंटर आयन जो है वो AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgCl के 3 प्रेसिपिटेट देंगे. अगर ये बोलता 2 प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब 2 Cl बाहर होते, 1 Cl अंदर होता. अगर ये बोलता कि 1 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो 1 Cl बाहर होता, बाकी 2 Cl अंदर होते. ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर चेंज हो जाएगा, बट उसके लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, वर्नर्स थ्योरी. क्लियर? नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन FeH2O होल 6 3+ एंड FeCN6 3- बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन में ही लिख दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो आपको देखना पड़ेगा दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी कौन सा आयन है, फेरिक आयन, और ये भी कौन सा आयन है, फेरिक आयन है. बट H2O और CN लिगेंड का टाइप अलग अलग है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. दैट इज वाई वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए. तो CFT अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग Fe3+ के अकॉर्डिंग जो H2O है उसमें
स्प्लिटिंग पहले होगी, पेयरिंग बाद में होगी। स्प्लिटिंग अगर होगी तो आयरन, क्योंकि 3+ फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट Cn- लिगेंड जो है, Cn- लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पहले होगी, स्प्लिटिंग बाद में होगी, सो दैट देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि T2G में कितने आ जाएंगे 5 और EG में हो रह जाएगा 0। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो दो पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दैट ये फर्क किसका पड़ा है, लिगेंड का। तो टाइप ऑफ लिगेंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में टेट्राहेड्रल कब बनता है, जब d के 4 जो है वो काम में आएंगे। अब टेट्राहेड्रल में आप देखो कि ऊपर की तरफ T2 और नीचे की तरफ E वाले जो है डीजनरेट d ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो इसमें अगर टेट्राहेड्रल बन रहा है तो T2 बोलते हैं, G नहीं बोलते हैं, और E बोलते हैं, EG नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से T2G या जो T2 है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, E की एनर्जी कम होती है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि T2G की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं बाय द डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स ऑफ दिया हुआ है, यानी कि आपको इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है। और लिंकेज आइसोमर कब बनता है, देखो जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ाती हूँ तो आप लोगों को मैंने हमेशा बताया हुआ है कि आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ईजी होती है। लिंकेज का मतलब है एक तरफ से ना जुड़ करके दूसरी तरफ से जुड़ाएगा, यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वहां से लिंकिंग हो जाएगी। बताइए क्या ये Cl एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नहीं। En भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, बट NO2 जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अभी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, बट जब इसका लिंकेज आइसोमर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि Cl एज इट इज रहेगा, En होल ट्वाइस एज इट इज रहेगा, बट ये NO2 में अभी नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जो है वो एज अ डोनर एटम काम करेगा, इसलिए इसको ONO लिख देंगे, बाकी सब वैसा का वैसा। तो यही कि ये सॉल्व हो गया। आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब है अंदर वाला आयन और बाहर वाला आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बाहर वाला आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन, तो अंदर वाला नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा और बाहर वाला अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा। तो पहले वाले का आंसर देखो, NO2 की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर, ONO। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखो ये नेगेटिव आयन है, अंदर कौन सा नेगेटिव आयन है, NH3 पे तो 0 चार्ज होता है, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, SO4 अंदर आ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा और वाला क्वेश्चन है इसी में, फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeEn होल ट्वाइस Cl2Cl आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आपको लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है वो पता होने चाहिए, है ना। इथाइलिन डायमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 Cl है इसलिए -2। इस Cl की वजह से यहाँ पर इसको Cl को अगर हटा देंगे तो +1 चार्ज आएगा, तो X विल बी +1, इधर जाएगा C2, तो ये हो जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। हाइब्रिडाइजेशन आप सेंट्रल मेटल एटम का फाइंड कर सकते हो, 4 आ रहा है ना, तो या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या टेट्राहेड्रल हो सकता है, तो आप इसके CFT के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं इसका सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक बिहेवियर है ना भाई, अगर टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता करना है, यानी कि टोटल CFT यहाँ पर लगानी, और ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। देखो तीनों चीजें मैंने एक साथ आपको बता दी। तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लोग आंसर, फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया
3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप इसका देखेंगे तो लिगेंड के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है D2sp3 और D2sp3 है, इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी है? ओके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और देखो अगर 4 होते हैं ना यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होगी, चाहे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आए चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आए। मैंने आपको वहां पर टेट्राहेड्रल वाला बता दिया था, मतलब मैंने इसको 2 और 2 4 गिना था। जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन बनने की संभावना होती है बच्चे। एक होता है dsp2, एक होता है sp3। ठीक है, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है ना तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर होगी। और sp3 अगर है तो टेट्राहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कि नहीं। अगर 6 है तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ रहा हो चाहे sp3d2 आ रहा हो, जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। और ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स PTEN होल ट्वाइस Cl2। तो सिस और ट्रांस बन जाएंगे इसके, है ना। देखते हैं, ये लीजिए, प्लेटिनम के साथ में 2 Cl अगर ऑपोजिट पोजीशन पर इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफॉर्म है, और अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो ये सिस फॉर्म होगी। बाकी 2 और 2 के साथ में EN इथाइलिन डाइयामाइन जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा, और इस तरीके से आप सिस और ट्रांस और सिस फॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, on the basis of crystal field theory write the electronic configuration for D4 ion in octahedral crystal field if डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले स्प्लिटिंग होगी बाद में पेयरिंग होगी। तो D4 जो आयन है इसका अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसा होगा। देखो D में इस तरीके से स्प्लिट होता है ना, देखो D अभी आपने डायग्राम देखा था, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G ऊपर चले जाएंगे और EG जो है वो नीचे रह जाएंगे। ना उल्टा कर दिया, T2G नीचे रहेंगे, T2G की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी और EG की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि P कम है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो पहले पेयरिंग होगी। और D4 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए 1 2 3 4, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम है ना, तो पहले पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर? तो इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। खास बातें क्या याद रखनी है, एक तो आपको ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शंस पे फोकस करना है, सबसे खास बात वही है कि नेम रिएक्शन पे फोकस करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT पर, नेमिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, और इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल है, फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, यही टिप है, इसके अलावा कोई टिप नहीं है। जो भी पढ़ रहे हो एकदम फोकस करके 100% एफिशिएंसी के साथ में पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय।